नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की और रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जिसमें किशोर वय होने पर उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं और उसके बारे में हम कैसे समझेंगे। तो ये इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से समझ में आएगा। धीरे धीरे, जैसा कि आपसे वादा किया है, चैनल पर सारी चीज़ बेसिक से चलेंगी। तो इसके बारे में जो हमारे जनन के जो अंग हैं उनके बारे में 10वीं क्लास का एक वीडियो भी मैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छा और काफ़ी अच्छी एडिटिंग के साथ लेकर आया था, और वो है अभी, आप चाहें जब उसको विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम कक्षा 8 के अध्याय 10 को पढ़ेंगे, किशोरावस्था की ओर। अब इसमें हम देखेंगे कि एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही कोई भी प्राणी है वो जनन कर सकता है, और मानव भी निश्चित आयु के बाद ही जनन कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिनके बाद तो मतलब अपने आप में कैपेबल हो पाता है। और वैसे हम पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और उसका भी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और फिर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं किशोरावस्था एवं यौवनारंभ है क्या है, और ये शुरू कहाँ से होता है। वैसे तो आप जानते हो कि किशोरावस्था एवं यौवनारंभ की जब हम बात करें तो यौवनारंभ की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टीन एज जो भी होती हैं 13 to 19, यानी कि 13, 14, 15, वो टीन एज। तो उसमें भी हमारे 8वीं क्लास में इसमें दो पात्र दिए हैं, एक तरह से बूझो और पहेली, जो वार्तालाप के द्वारा इन चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उसमें थोड़ा सा अपना एक स्तर बनाते हुए आगे प्रयास करेंगे। तो इसमें दिया है कि एक बालक बूझो जो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था, तो उसके मित्र वगैरह सब चले गए, और बाद में उसके साथ में एक लड़की थी पहेली, वो भी कन्या विद्यालय में पढ़ने लग गई। लेकिन जब वो 1 साल बाद आई तो सबके कुछ अलग ही चेहरे, किसी के हल्की मूंछें, किसी के दाढ़ी, तो ऐसे परिवर्तन आने लग गए, और उनमें लंबाई में भी एकाएक वृद्धि हो गई। तो इसका भी अंतर रहता है कि बालिकाओं की लंबाई बचपन में तेज़ी से बढ़ती है और बालकों की लंबाई किशोर वय में तेज़ी से बढ़ती है। और वो दाढ़ी मूंछें आने की वजह से थोड़े कार्टून से लगने लगते हैं, और कुछ साथी बोलते भी हैं बकरा दाढ़ी या कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, लेकिन 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, और अपने क्लियर महसूस होता है कि बच्चे की अब हाइट बढ़ रही है। तो ये परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। ऐसे जो भी परिवर्तन होते हैं शरीर में, वो सब इस प्रक्रिया का ही एक भाग है। तो इसमें अब आगे जो किशोरावस्था है, एडोलसेंस, ये रहती किस अवधि से, मुख्य रूप से इसको हमारे साइंटिस्ट ने या फिर डॉक्टर्स ने माना है 11 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष से और 19 वर्ष। उसके बाद थोड़ी सी प्रौढ़ वाली कंडीशन पैदा होने लग जाती है और उसमें समझदारी आ जाती है। तो इस एज को कहा जाता है टीनेजर्स। अब टीनेजर्स का मतलब 13, 15 वही वाली स्थिति। इसके बाद हम देखते हैं कि किशोरावस्था के दौरान शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन क्या हैं, यौवनारंभ का संकेत हैं। यानी कि उसमें यौवन की शुरुआत हो गई है, यानी कि वो अपने आप में मैच्योरिटी ले रहा है, तो उसमें जनन क्षमता का विकास होना। और ये जनन परिपक्वता के साथ ही क्या होता है कि यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। जैसे ही जनन परिपक्वता आती है वो अपने आप में मैच्योर हो जाते हैं अगली जनरेशन के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ ये जो परिवर्तन हैं इनमें कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें परिवर्तन देखते हैं हम यौवनारंभ में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में, और जो भी इस स्थिति में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे लंबाई में वृद्धि होना। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो लंबाई में वृद्धि है वो आनुपातिक रूप से बालकों में ज़्यादा होती है। बालकों में अधिक होती है। और वैसे ये
मुख्य आधार वाले प्रश्न हैं जो किसी भी स्तर पर आते रहते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से बढ़ेगा कौन सा आधा अपन देखें तो उसमें हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी, जिससे व्यक्ति काफ़ी लंबा हो जाता है और ये आराम से हमें ऐसे परिवर्तन दिखाई देता है। कि बालकों में हम वृद्धि की बात कर रहे हैं तो ये 11 वर्ष की आयु में 11 वर्ष का जब बालक होता है तो वो लगभग 81% अपनी हाइट को गेन कर लेता है, यानी कि उसमें पूरी वृद्धि हो जाती है। जबकि गर्ल्स इस समय जो लड़की होती है वो 89% तक अपनी हाइट को गेन कर लेती है। बाद में इसमें वृद्धि कम होती है, यानी 88% से 89% के बीच में ये अपना पूरी लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि औसत रूप में जब हम बात करें तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं बेहतर, कि जैसे आयु की बात करें तो 8 वर्ष की जब स्थिति है, 8 वर्ष में बॉयज़ की क्या कंडीशन है और गर्ल्स की क्या कंडीशन है, थोड़ा तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि बॉयज़ में 72% तक वो हाइट ले पाते हैं, जबकि गर्ल्स 77% तक अपनी हाइट प्राप्त कर लेती हैं। यानी कि इनमें लंबाई शुरुआत के वर्षों में गर्ल्स में ज़्यादा होती है, और जब 9 वर्ष के होते हैं तो इनकी 75% हो जाती है और गर्ल्स की लगभग 81% तक ये अपनी हाइट शरीर की। वैसे ये आंकड़े एक दो के लिए नहीं होते, हजारों या लाखों की संख्या में अध्ययन करके दिए जाते हैं। अब फिर 10 वर्ष की अवस्था में इनमें 78% बॉयज़ में और गर्ल्स में लगभग 84% तक इनकी हाइट इंक्रीज़ होती है। फिर देखते हैं अगले वर्ष में क्या होता है। 11 वर्ष की अवस्था में इनमें 81%, जो अभी हमने यहाँ पर ये देखा था, और इनमें गर्ल्स में हो जाती है 88% तक। वैसे लाखों की संख्या में अध्ययन करने के बाद ये आंकड़े लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक छोटे से अनुमान से ही और दे दिए गए हों। और फिर हम बात करते हैं 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की अवस्था में बॉयज़ में लगभग 84% और गर्ल्स में हो जाती है ये 91% तक की हाइट, यानी कि इसके बाद इनकी लंबाई बढ़ना धीमे हो जाती है। इसी स्तर की इनकी लंबाई जितनी बढ़नी होती है उतनी बढ़ लेती है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और आगे इसी तरह से समझ लेते हैं, पूरा का पूरा नोट करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। कि जब 17 वर्ष की अवस्था होती है तो बॉयज़ अपनी 99% हाइट ले लेते हैं और गर्ल्स 100%, जबकि बच्चे उसके 1 साल बाद यानी कि 18 वर्ष की अवस्था में अपनी हाइट को पूरा मेज़र कर पाते हैं, यानी कि वो 18 वर्ष में 100% तक अपनी हाइट को ले लेते हैं। तो इसमें फिर देखते हैं हम, जैसे कि थोड़ा सा अंतर हमें देखने को ये मिला था कि पहले गर्ल्स अपनी लंबाई को पूरी तरह से प्राप्त कर लेती हैं 17 वर्ष की अवस्था में, 16 या 17 वर्ष की अवस्था में, जबकि बॉयज़ में ये 18 या 19 साल की अवस्था में पूरी होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक बात और ले लेते हैं कि वृद्धि होती है वो पोषण और परिवेश दोनों पर ही निर्भर करेगी। अब अगला परिवर्तन इसमें देखते हैं हम क्या होता है। इनके स्वर में परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अब स्वर में क्या परिवर्तन आता है हम नॉर्मली देखते हैं कि यहाँ पर आकर के, वैसे तो एक छोटा सा दौर होता है जब बालकों की आवाज़ थोड़ी भर्राई सी हो जाती है, लेकिन फिर मूल रूप से बालक की आवाज़ में भारीपन आ जाता है। बालक है उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाएगा और उसका जो लैरिंग्स होगा, जो कंठ यंत्र जिसको हम बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाएगा। जबकि बालिका की आवाज़ में क्या परिवर्तन आएगा, बालिका की जो आवाज़ है वो कोमल हो जाएगी, काफ़ी उसमें अंतर आ जाएगा। जो शुरुआत में लगभग एक जैसी थी वो यहाँ पर आकर के बहुत ही ज़्यादा, और इनकी बहुत ही सुरीली कह सकते हैं हम, सुरीली आवाज़ हो जाएगी और इनका लैरिंग्स भी बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालेगा। यानी कि सुरीली आवाज़ होने की वजह से काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और वैसे भी बालकों में जो लैरिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है, जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं, यानी कि कंठमणि, एडम्स एप्पल। तो ये थोड़े ध्यान रखिएगा।
या कंठमणि। अभी तक ये प्रश्न कभी टच नहीं हुआ है बड़ी एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा भविष्य के लिए इसको ध्यान में रखें। इसके फिर हम देखते हैं कि कुछ जो सप्ताह हमने पढ़ा था कि आवाज़ में भारीपन या भर्रा ऐसा रहता है बॉयज़ के में, वो इसी एडम्स एप्पल के कारण ही रहता है, क्योंकि हमारे गले के ऊपर ये जो सी आकार की कुछ होती हैं, वो जो रिंग्स होती हैं जो हमारे श्वास नली को बचाने का काम करती हैं, उन्हीं के बीच में हमारा कंठ भी रहता है। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा हमारे श्वेत ग्रंथियाँ या तेल ग्रंथियाँ। अब हम कुछ परिवर्तन देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बालकों के या बालिकाओं के चेहरे पर जो श्वेत ग्रंथि हैं या तेल ग्रंथि हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा लाल ग्रंथि जैसी होती है उन्हें को, लेकिन उनमें क्या होता है ज़्यादा जमाव के कारण, कुछ हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण भी उनमें कुछ कील मुहासे जैसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती हैं या फिर कील मुहासे। इनकी वजह से ऐसे परिवर्तन आते हैं जो थोड़ा से उनको परेशान करते हैं और उस वजह से उनमें थोड़ा सा अलग ही कुछ फीलिंग्स में परिवर्तन आना वगैरह हो जाता है। अब इसमें अगला परिवर्तन हम देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन आते हैं बालक बालिकाओं में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जनन अंगों का विकास। अब जब जनन अंगों का विकास होगा, वैसे इसका अपने लास्ट यूनिट में हम पढ़ चुके हैं 9वें अध्याय में, कि काफ़ी कुछ इनमें इतना परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि उनमें बालकों में यौवनारंभ होने के बाद नर जननांगों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। उनके जो पेनिस है काफ़ी विकसित हो जाता है पूरी तरह से, और वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। गर्ल्स में अंडाशय की साइज़ में वृद्धि हो जाती है और अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इनमें काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक तरह से बॉयज़ में शुक्राणु और गर्ल्स में अंडाणु का निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इनका तेज़ी से बनना या फिर निर्मोचन का मतलब होता है उनका एक तरह से मासिक धर्म की शुरुआत होना, ये गर्ल्स में होगा। इसमें हम फिर देखते हैं कि थोड़ा सा एक परिवर्तन अब विशेष तौर पर मानसिक होगा, बौद्धिक होगा या संवेगात्मक भी परिवर्तन होता है। मानसिक रूप से जब हम इनकी बात करें, मानसिक या बौद्धिक स्तर पर जब हम बात करें इनकी, तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर संवेगात्मक कह सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि बालक और बालिका जब बचपन में दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी इनके किशोरावस्था में जब ये पहुंचते हैं तो इनके सोचने के ढंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। वो कैसे कि हम इसमें देखते हैं कि कुछ बालक हैं वो थोड़े से कठोर स्वभाव के हो जाते हैं, जबकि बालिकाओं के स्वभाव में काफ़ी नरमी आ जाती है। तो और बौद्धिक विकास में भी इनमें परिवर्तन आता जाता है। तो ये क्या है कि एक तरह से शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। और थोड़ा सा उस समय एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इस स्थिति में इनमें असुरक्षा की भावना होती है थोड़ी, और कह सकते हैं मतलब स्टैनले हॉल ने भी कहा था, हमने पढ़ा है कि तूफान और झंझावत की अवस्था है, कि वो अपने आप को किसी स्टेज पर रखना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें असुरक्षा की भावना होती है। स्टैनले हॉल का ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य कह सकते हैं कि तूफान और झंझावत की अवस्था। तो ये शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है और उनमें जो परिवर्तन होते हैं हार्मोनल, वो इस कारण इनको असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे इसी अध्याय में। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS पर।